जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी डीआरडीओ सेक्टर 10 टेक्नीशियन ए के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंतर्गत फॉर्म को अप्लाई किया है और अभी आपने एग्जाम नहीं दिया है, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन कवर किए गए जो कि टेक्निकल एग्जामों में ज्यादातर पूछे गए। जैसे कि आप यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, ये आपका इसरो में क्वेश्चन पूछा गया था 10/2/2019 में। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर दिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर क्रूड पटलन से बनाए जाने का मुख्य कारण, यहाँ पर रीजन आपसे पूछा जा रहा है कि इसका कारण क्या है। यहाँ पर जो खालिस्तानी इसमें आपको भरना है। ए ऑप्शन दिया गया क्रूड हानि को कम करना, बी ऑप्शन तांबा हानि को कम करना, सी ऑप्शन देंगे आउटपुट पावर को कम करना और डी ऑप्शन देंगे लागत कम करना। देखिए, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर क्रूड पटलन क्रूड अर्थात जो इसमें क्रूड हानि होती है उसको कम करने के लिए किया जाता है। और ट्रांसफार्मर क्रूड जो होता है ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और इसमें जो आपकी हानि होती है, दो प्रकार की हानि होती है। एक आपका जो होता है साथियों, पहले नंबर को बोला जाता है भंवर धारा हानि, जिसको यहाँ पर ईडे करंट लॉस के नाम से जाना जाता है। दूसरा आपका होता है साथियों हिस्टेरिसिस हानि। तो साथियों, हानि जब पूछा जाए तो ये आपकी दो प्रकार की होती है। और जब इसमें ये पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर क्रूड पटलन से बनाए जाने का मुख्य कारण क्या है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है, ये क्रूड हानि कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो दिया गया है, ए ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। सभी लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया सवाल टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक में 200 टर्न तथा द्वितीयक में 50 टर्न है। यदि प्राथमिक में 240 वोल्ट एसी का अनुप्रयोग किया जाता है तो द्वितीयक की वोल्टता कितनी होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि ऐसे सवाल यदि आ जाते हैं तो आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि प्राथमिक इसमें कितना दिया गया और द्वितीयक इसमें कितना दिया गया। तो क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में प्राथमिक में 200 टर्न है, टर्नों की संख्या कितनी है 200, और ये प्राथमिक कह रहा है तो प्राथमिक को हम N1 से इंडिकेट करते हैं। तो N1 बराबर हम लिखेंगे 200। ध्यान से बात को सुनिएगा। और यहाँ पर आगे कह रहा है कि द्वितीयक में 50 टर्न है। द्वितीयक का मतलब क्या साथियों, N2। तो द्वितीयक में कितना दिया गया, तो द्वितीयक में यहाँ पर 50 टर्न दिया गया। और आगे कह रहा है कि प्राथमिक में 220 वोल्ट, वो भी एसी है। तो प्राथमिक प्राथमिक का मतलब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वोल्टेज में पूछा जा रहा है। तो N1 के सामने आप लिख दीजिए प्राथमिक में V का यहाँ पर मान दिया गया, V1 का 240 वोल्ट दिया गया। और आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अनुप्रयोग किया जाता है, द्वितीय की वोल्टता कितनी होगी। मतलब कि यहाँ पर N2 जो आपका यहाँ पर प्राथमिक में आपका जो N2 है, इसके सामने आप V2 लिख दीजिए। तो V2 हमको क्या करना, निकालना है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, द्वितीय की वोल्टता यहाँ पर निकालने के लिए हम एक यहाँ पर सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। और ये सूत्र आपने आईटीआई में देखा होगा या आईटीआई में पढ़ा होगा तो आपको ख्याल होगा। ये सूत्र होता है N2 अपान N1, N2 अपान N1 बराबर V2 अपान V1। ये आपका सूत्र होता है, जिसमें साथियों हमको किस चीज का मान निकालना है, तो V2 का मान निकालना है। तो V2 को आप बाहर निकालिए। तो V2 को जब आप यहाँ पर बाहर निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा N2 अपान N1, N1 गुणे आपका V1 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर मान देखिए, N2 का भी मान आपको मालूम है, N1 का भी मान आपको मालूम है और V1 का भी मान मालूम है। तो आप क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखिए 50, ये आपका किसका मान है, N2 का, बटे N1। N1 का मान कितना है, यहाँ पर 200 टर्न दिया गया है। तो हम यहाँ पर 200 लिख देंगे, गुणे सूत्र में क्या था, V1 था। तो V1 की जगह हमारा क्या लिखा जाएगा, 240 वोल्ट। तो यहाँ पर आप 240 वोल्ट लिख लीजिए। अब यहाँ पर इसको सोल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। तो जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये जो आपका आ जाएगा V2 का मान कितना आ जाएगा साथियों, 60 वोल्ट आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये काफी इजी क्वेश्चन है, बस आपको सूत्र इसका आना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया 60 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी दिया गया। तो बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग मिला लीजिएगा, काफी इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर को खालिस्तान में निर्धारित किया जाता है। देखिए,
एक आपका ट्रांसफार्मर होता है और एक आपका अल्टरनेटर होता है। दोनों चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है केवीए होता है। क्या होता है? केवीए। ये तीनों चीज़ को इसी से निर्धारित किया जाता है केवीए। केवीए किलो वोल्ट एम्पीयर में, अर्थात आप कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का निर्धारण केवीए में किया जाता है और एक और आपका होता है डीसी जनरेटर। कभी-कभी ये दोनों यहाँ पर क्वेश्चन दे देता है तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो डीसी जनरेटर का जो निर्धारण होता है वो किलोवाट में होता है। किसमें होता है? किलोवाट में, जो कि यहाँ पर किलोवाट दिया गया है। तो ये आपका किसके लिए हो गया? डीसी जनरेटर के लिए हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। और अल्टरनेटर का क्या होता है साथियों? अल्टरनेटर का आपका जो होता है किलोवाट, दोनों में किया जाता है। किलोवाट में भी किया जाता है और केवी में भी किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार चलें ट्रांसफार्मर के, तो ट्रांसफार्मर का यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अल्टरनेटर का जो होता है साथियों वो केवीए और किलोवाट दोनों में होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि एक वितरण ट्रांसफार्मर आगे खाली स्थान होता है। एक वितरण ट्रांसफार्मर, वितरण का मतलब क्या पूछ रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अब देखिए, कभी-कभी यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं वो हिंदी में समझ नहीं आते हैं। तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर लिखा गया है, तो आप समझ पाएँगे कि हाँ, वितरण की बात यहाँ पर कर रहा है। तो वितरण में क्या होता है साथियों? देखिए, जो वितरण ट्रांसफार्मर होता है उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, या आप इससे कह सकते हैं कि एक जो वितरण ट्रांसफार्मर होता है वो किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है? आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जो कि आपका 11 केवी से कितना होता है? 11 केवी से, और 11 केवी को क्या करता है? 440 वोल्ट या 230 वोल्ट पे परिवर्तित करता है। और जो यहाँ पर वितरण ट्रांसफार्मर की बात किया गया है, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहा जाता है, इसकी यदि पूछ दिया जाए एफिशिएंसी की, तो ये आपका 50 आपका होता है, 50% आपका इस एफिशिएंसी होती है। और वितरण ट्रांसफार्मर में जो द्वितीय कुंडलन होती है, उसमें फेरों की संख्या क्या होती है? प्राथमिक जो कुंडलन होती है, उससे कम होती है। तो द्वितीय कुंडलन का वोल्टेज भी क्या होगा? प्राथमिक कुंडलन से कम होगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर संचरण लाइन हो, तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार चलें तो वितरण ट्रांसफार्मर किस प्रकार का है साथियों? तो ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कौन-सा दिया गया? हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। ये ट्रांसफार्मर जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, इस तरह आप इसको नहीं समझ पाएँगे, क्योंकि ये क्वेश्चन के अनुसार इस तरह आप समझ पा रहे हैं, लेकिन आप इसका विशेष यहाँ पर टॉपिक उठाएँगे ट्रांसफार्मर, तो इसका बहुत यहाँ पर विस्तार होता है। और इसको आप ध्यान से आप समझेंगे तो आप कितना भी क्वेश्चन यहाँ पर बना के पूछा जाए, आप इसको आसानी से बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर का फेरा अनुपात 10 है। यदि इनपुट सप्लाई आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट सप्लाई कितनी होगी? वही क्वेश्चन उसी तरह का है। देखिए, ये क्वेश्चन समझने लायक है। ये आपका कुछ यहाँ पर सवाल लगाने के लिए नहीं दिया गया, बस आपसे पूछ रहा है। तो आप कहेंगे साथियों कि जो ट्रांसफार्मर होता है, वो एक ऐसी मशीन होती है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को मान आवृत्ति पर परिवर्तित करने का कार्य करती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की इनपुट सप्लाई आवृत्ति और आउटपुट आवृत्ति दोनों बराबर होती है। तो आउटपुट आवृत्ति क्या होता है? 50 हर्ट्ज होता है। और इसमें जो आपका दिया गया 50 हर्ट्ज, वो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल खालिस्तान के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, तेल से भरे जो ट्रांसफार्मर होते हैं, उसमें तेल शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आप ट्रांसफार्मर जब चैप्टर आप पढ़ेंगे, तो इसके गुण आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। गुण इसमें ये होता है कि ये क्या होता है, एक उच्च विशिष्ट प्रतिरोधक होता है। दूसरी बात, ये पराविद्युत सामर्थ्य भी होता है और इसमें दमक बिंदु भी होता है, रासायनिक प्रतिक्रिया रहित भी होता है, रासायनिक अशुद्धियाँ रहित भी होता है। इस तरह इसके बहुत सारे गुण भी होते हैं तेल के। तो यहाँ पर बस आप इतना जान लीजिए, जो तेल ट्रांसफार्मर होता है, ये क्या होता है? शीतलक होता है। तो ऑप्शन में जो यहाँ पर दिया गया हमारा ए ऑप्शन, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। यदि आपको जानकारी अच्छी लग रही हो, तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे आपको डेली जानकारी चाहिए, तो इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उससे दबाएँ और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने जो कि सवाल है, इसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसी वितरण ट्रांसफार्मर का फेरा अनुपात 100 है, यदि प्राथमिक की धारा
100 एम्पीयर है तो द्वितीयक की धारा कितनी होगी? देखिए, उसी तरह आपका लगेगा जो कि मैंने आपको ऊपर सवाल जो एक बताया था उसी के अनुसार। लेकिन इसमें पूछने का यहाँ पर जो तरीका ये अलग कर दिया है। अब इसमें देखिए क्या-क्या पूछा गया, आप इसको पहले ध्यान से देख लीजिए। इसमें कुछ पूछा गया है जो कि किसी वितरण ट्रांसफार्मर का फेरा अनुपात। फेरा का मतलब यहाँ पर हम फेरा को किससे इंडिकेट करते हैं? वितरण ट्रांसफार्मर के अंतर्गत, तो यहाँ पर हम K से इंडिकेट करते हैं और ये कितना दिया गया है? 100 दे दिया गया है। और आगे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि प्राथमिक की धारा धारा मतलब कि I का मान यहाँ पर दे दिया गया। कितना दिया गया? 100 एम्पीयर दिया गया है। 100 एम्पीयर यहाँ पे अब लिख लीजिए। अब यहाँ पर आगे कह रहा है तो द्वितीयक की धारा ज्ञात कीजिए। मतलब कि इसमें किसका मान हमको निकालना है? ये भी धारा है, लेकिन प्राथमिक को हम I1 से इंडिकेट कर देते हैं और यहाँ पर द्वितीयक में पूछा जाए तो I2 से अंतर्गत हम इंडिकेट कर देते हैं। तो I2 का जो मान है यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो हमको क्या करना है? I2 का मान निकालना है। अब इसके लिए हम एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, इसका सूत्र क्या होता है साथियों? इसका सूत्र होता है K बराबर N1 अपान N2 बराबर I2 अपान I1, ये हमारा सूत्र हो जाता है। अब इसमें हमको मान किसका निकालना है? तो यहाँ पर द्वितीयक धारा का मान निकालना है। मतलब कि यहाँ पर हमको द्वितीयक धारा, यहाँ पर जो I1 तो एक हमको दे दिया गया, I2 का मान निकालना है। तो I2 को आप बाहर निकालिए या आप डायरेक्ट कर दीजिए। तो K की जगह आप क्या लिखेंगे? 100 लिख दीजिए। ऐसे जैसे यहाँ पर सूत्र लिखा गया वैसे ही सॉल्व करें और I2 और यहाँ पर I1 की जगह पर रख दीजिए। तो I2 का मान यहाँ पर कितना दिया गया है? I2 का मान अभी हमने निकाला था, सॉरी I2 का मान हमको निकालना है, तो I2 को हम I2 रहने देते हैं। तो I2 और यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा I1, I1 का मान इसमें कितना दिया गया है? तो I1 का मान यहाँ पर 100 एम्पीयर दिया गया है। तो हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे 100 एम्पीयर, सॉरी 1000 हो गया। यहाँ पर 100 एम्पीयर, ठीक है? अब आप देखिए, अब आपको करना क्या है? I2 को क्या कीजिए? बाहर निकालिए। तो जब यहाँ पर I2 को बाहर निकालेंगे साथियों, तो ये आपका क्या हो जाएगा? I2 बराबर आपका हो जाएगा 100 गुणे 100, ठीक है? ये आपका हो जाएगा 100 गुणे 100। तो 100 गुणे 100 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप करके देखिए 10,000 हो जाएगा। अब इसमें देखिए 10,000 जो यहाँ पर ऑप्शन में हमारा दिया गया है, वो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि यही चीज़ आपको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाता तो आप काफ़ी अच्छे से समझ पाते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक मोबाइल के द्वारा पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर थोड़ी-सी दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ पर लिख कर और यहाँ पर मिटाना पड़ता है क्योंकि इतना बड़ा स्क्रीन नहीं है कि यहाँ पर सारी चीज़ें लिखा जाए एक साथ, तो ये थोड़ी-सी दिक्कत होती है। बाकी आपको यहाँ पर बहुत ही जल्द ऐसी व्यवस्था हो पाएगी। फिलहाल प्रयास है ऐसी व्यवस्था करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि एक ट्रांसफार्मर के माध्यमिक द्वितीयक शिखर मान यदि 0.1 वेबर की है, तो एक ज्विक्रिय फ्लक्स से जुड़ा हुआ होता है। यदि द्वितीयक में घुमावों की संख्या 10 है, तो द्वितीयक से प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो आरएमएस है, इसका मान परिकलन कीजिए सप्लाई आवृत्ति यदि 50 हर्ट्ज है तो। ये क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, इसमें दिया क्या गया, सबसे पहले ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो शिखर मान जो कि दे दिए गए, शिखर मान को हम किससे इंडिकेट करते हैं? फाई एम। ये किसका मान दे दिया गया? ये आपका शिखर मान का। कितना दिया गया? 0 यहाँ पर देखिए ये आपका दिया गया है 0.1 वेबर दिया गया है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। और आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि द्वितीय घुमावों की संख्या 10 है, द्वितीय घुमाव मतलब क्या है? N2, ठीक है? ये द्वितीय घुमाव मतलब N2 कितना यहाँ पर मान दिया गया? इसका 10 दे दिया गया है। अब साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिए, आगे यहाँ पर 10 एम्पीयर दिए और कह रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल आरएमएस का मान और परिकलन कीजिए और सप्लाई आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। सप्लाई आवृत्ति का मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसीज़ को हम किससे क्या करते हैं? एफ से इंडिकेट करते हैं। ये आपका 50 हर्ट्ज दे दिए गए। तो हमको फाई एम N2 और यहाँ पर एफ मालूम है। तो हमारा एक सूत्र होता है साथियों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है E बराबर 4, यहाँ पर पॉइंट मतलब कि 4.44 फाई एम N2 इंटू एफ हो जाता है। ये हमारा सूत्र होता है। अब देखिए, ये जो आपका दिया गया है 4.44, ये आपका सीधे निकल जाएगा, सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर 4 दशमलव आपका 44 हो जाएगा। फाई एम का मान अभी हमने देखा कितना दिया गया था? 0.1 वेबर दिया गया है, ठीक है? 0.1 वेबर दिया गया है। तो आप इसको क्या करेंगे? यहाँ पर आप इसको लिख लेंगे।
यहाँ पर हम गुणे कर दें के 0.1 यहाँ पर डब्ल्यू भी कर दें। 1 वेबर लिख लीजिए या आप इसको यहाँ पर करना चाहें तो आप इसको बाद में समझ लीजिएगा वेबर हमने लिखा है और गुणे आगे कर दीजिए और यहाँ पर सूत्र में कह रहा है N2 का मान। N2 का मान हमारा कितना दिया गया? 10 दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 4.44 गुणे 0.1 गुणे 10 आपका हो जाएगा और यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा और गुणे फ्रीक्वेंसी का मान यहाँ पर जो लास्ट में आपका एफ है, इसका मान कितना दिया गया? तो 50 दिया गया। अब इसको देखिए 4.44 गुणे 0.1 गुणे 10 गुणे 50। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। जब आप इसको हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 222 वोल्ट और 222 जो ऑप्शन में हमारा दिया गया है, मैं पहले से हल कर लिया हूँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन पे गुणा नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा यहाँ पर गुणा करेंगे तो समय लगेगा और समय भी नुकसान होगा। तो मैंने पहले से कर रखा है, यहाँ पर आपका आ जाएगा 222 वोल्ट। ये ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वितरण ट्रांसफार्मर में आगे खाली स्थान है, अधिकतम दक्षता। दक्षता का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी। जिनको नहीं मालूम है आप यहाँ पर ऊपर में देख भी लीजिएगा, ठीक है? एफिशिएंसी होता है दक्षता का मतलब, ठीक है? अब यहाँ पर पूछ रहा है कि वितरण ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता क्या है? पूर्ण लोड के पास या शून्य लोड के पास या यहाँ पर 50% लोड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आप इस तरह न समझिए, ये तो 50 होता है ये क्लियर है, लेकिन ये 50 कैसे होता है ये आप समझ लीजिए। देखिए, वितरण ट्रांसफार्मर में अधिकतम जो दक्षता होती है वो 50% होती है। तो लोड पर ये आपकी 50% होती है और वितरण ट्रांसफार्मर का जो डिज़ाइन होता है इस प्रकार किया जाता है कि 50% लोड पर ताम्र हानि और लौह हानि होती है, इसके बराबर होती है। लेकिन संचरण ट्रांसफार्मर की अधिकतम जो दक्षता होती है, वो आपका लगभग जो होता है, ये पूर्ण लोड पर प्राप्त होता है। तो संचरण में आपका अलग हो जाता है और जो यहाँ पर वितरण होता है, इसमें आपका अलग हो जाता है। तो वितरण की यहाँ पर बात करिया जाए तो सी मारेंगे और जब यहाँ पर पूछा जाए संचरण में, तो ये क्या हो जाता है, ये पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर आप मारेंगे वितरण के लिए ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों, ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कई बार एग्जाम में, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पर 2000 फेरे और द्वितीयक पर 200 फेरे हैं। प्राथमिक पथ पर चालक वोल्टता 100 वोल्ट है। एक 5 ओम प्रतिरोधक को द्वितीयक के साथ जोड़ा गया है। तो द्वितीयक धारा का परिकलन कीजिए। वही आपका N2/N1 बराबर V2/V1 लगेगा। देखिए कैसे? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक आदर्श ट्रांसफार्मर का प्राथमिक 2000 फेरे है, तो ये किसका मान दे दिया गया? N1 का मान दे दिया गया। N1 का मान आपका कितना दे दिया गया? 2000 दे दिया गया और आगे कह रहा है द्वितीयक का, तो द्वितीयक इसमें आपका कितना दे दिया गया? द्वितीयक का मतलब N2, तो N2 इसमें कितना दे दिया गया? 200 दे दिया गया। अब साथियों समझिए, आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि वोल्टता यहाँ पर 100 वोल्ट दे दिया गया है, तो ये 100 किसका दिया गया है? V1 का मान यहाँ पर 100 दे दिया गया है और आगे कह रहा है कि एक 5 ओम प्रतिरोधक को द्वितीयक के साथ जोड़ा जाता है। 5 ओम यहाँ पर प्रतिरोध भी दे दिया है। तो प्रतिरोध को हम बाद में सॉल्व करेंगे क्योंकि द्वितीयक धारा में ये आपका सॉल्व होगा। पहले आप इतना ध्यान रखिएगा। अब इसमें आपका V1 का मान दे दिया है, V2 का मान हमको नहीं मालूम है, तो V2 का मान हमको निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले V2 का मान निकालते हैं। सब यहाँ पर ध्यान लिखिएगा, जो लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, N2 का मान लिख लीजिए, यहाँ पर N1 का मान लिखिए और यहाँ पर V1 का मान लिखिए। सब लोग ध्यान से देख लीजिए। अब यहाँ पर हम सूत्र लिखते हैं, N2/N1, तो N2 का मान यहाँ पर कितना दिया गया और यहाँ पर के V2/V1 लिखेंगे। तो हमको V2 का मालूम नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, V2 को बाहर निकालेंगे। तो V2 को जब हम बाहर निकालेंगे, तो ये हमारा N2 क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा, ठीक है? और गुणे आप V1 का मान दिया गया, तो गुणे हम क्या कर देंगे, V1 कर देंगे। तो N2 का मान हमको मालूम है कितना है, 200 है, ठीक है? कितना है साथियों, 200 बटे कर दीजिए N1 का मान लिखिए, N1 का मान हमारा 2000 दिया गया है। तो आप यहाँ पर 2000 लिखिए, गुणे V1 का मान कितना दिया गया, तो V1 का मान यहाँ पर 100 दिया गया। 100 वोल्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो 100 यहाँ पर दे दिया गया। अब इसको कीजिए, देखिए यहाँ पर आप 2 शून्य से आप 2 शून्य कटा दीजिए और यहाँ पर आप जब कटाएँगे या पहले आप यहाँ पर क्या कर दिए, यहाँ पर डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। तो आप 200 गुणे 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका 20,000 हो गया। तो 20,000 और बट्टे नीचे आपका 2000 हो गया। तो 20,000 बट्टे आप 2000 कीजिए, ये आपका 20,000 हो गया और बट्टे आप करेंगे 2000। तो ये आपका कितना हो जाएगा साथियों? यहाँ पर घटा दीजिए, आसानी से ये भी आपका कट जाएगा, तो ये आपका 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों? ये आपका 10 आ जाएगा। ये 10 हमारा किसका मान आया? V2 का मान आया, इसको ध्यान रखिएगा। ये हमारा V2 का मान 10 हमको मालूम चल गया। अब यहाँ पर देखिए,
जो यहाँ पर 5 ओम दिया गया है, ओम प्रतिरोधक को, तो इसको आप करिए। तो एक 5 ओम प्रतिरोधक को द्वितीयक के साथ जोड़ा जाता है। तो हम द्वितीयक धारा के जब जोड़ेंगे यहाँ पर प्रतिरोधक को, तो द्वितीयक धारा के लिए हम क्या करेंगे, V2 का मान यहाँ पर निकालेंगे। तो V2 अपान R यहाँ पर दिया गया प्रतिरोध, तो ये आपका द्वितीयक धारा हम निकालना है, मतलब कि I2 का मान हम निकालना है। तो I2 बराबर V2 अपान R, ठीक है? I बराबर V अपान R, ओम के नियम से आप इसको निकालिए। तो ये आपका V2 का मान कितना दिया गया है? V2 का मान अभी हमने निकाला 10 दिया था, निकाला हमने 10 आया था, और यहाँ पर 10 और R का मान कितना दिए गए? 5 दिए गए। तो 5 आप कर दीजिए, तो 10/5 बराबर कितना आ जाएगा आपका? 2 एम्पीयर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 2 एम्पीयर आपका दिया गया है ऑप्शन में, वो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। ठीक है? सारी चीज़ों को यहाँ पर देखते हुए आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएँगे। कोई यहाँ पर ज़्यादा बड़ा यहाँ पर सवाल नहीं दिया गया है। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता के लिए आगे खाली स्थान है। अधिकतम दक्षता की बात किया जा रहा है। तो अधिकतम दक्षता के लिए क्या किया जाता है? अधिकतम दक्षता के लिए साथियों इसमें जो होता है कॉपर लॉस होता है। कॉपर लॉस और जो कोर हानि होता है, ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो दिया गया है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वोल्टता की आवृत्ति होती है। द्वितीयक जो वोल्टता होती है, उसकी आवृत्ति कैसी होती है? ए ऑप्शन दिया गया है, प्राथमिक वोल्टता की आवृत्ति से कम होती है। बी ऑप्शन देंगे प्राथमिक वोल्टता की आवृत्ति के समान होती है। और सी ऑप्शन देंगे प्राथमिक वोल्टता की आवृत्ति से ज़्यादा होती है। और डी ऑप्शन देंगे कि प्राथमिक वोल्टता की आवृत्ति से बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ध्यान रखिएगा साथियों एक बात, इसमें जो होता है ये प्राथमिक वोल्टता की आवृत्ति के समान होती है। क्यों? कैसे? देखिए, आप क्यों कैसे करके यहाँ पर सवाल उठाएँगे तो आप इसको आसानी से समझ पाएँगे। जो ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वोल्टता होती है, उसकी आवृत्ति और जो प्राथमिक वोल्टता की जो आवृत्ति होती है, वो समान होती है। रीज़न इसका यही है कि ये जो होता है केवल वोल्टता एक धारा में परिवर्तित करता है, और आवृत्ति, शक्ति और जो ऊर्जा होती है उसमें आपका परिवर्तन नहीं करता है। तो ट्रांसफार्मर केवल क्या करता है? आवृत्ति और शक्ति और ऊर्जा प्राथमिक में और द्वितीयक में क्या करता है? ये स्थानांतरित करता है। तो इसलिए हम मानते हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, प्राथमिक वोल्टता की आवृत्ति के समान होती है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने एकदम यहाँ पर जैसे मैंने सॉल्व किया था पिछला क्वेश्चन, उसी तरह आपका सॉल्व करना है। इसमें दिया गया 1000 प्राथमिक वर्तन वाले परिणामित्र मतलब ट्रांसफार्मर की बात करें, वो प्रदाय 250 वोल्ट एसी से जोड़ा गया है। एक द्वितीयक वोल्टता 400 वोल्ट के लिए द्वितीयक वर्तन खाली स्थान होनी चाहिए। इसमें आपको मान निकालना है, और ये किस चीज़ का पूछ रहा है? द्वितीयक वर्तन। द्वितीयक का मतलब यहाँ पर हमसे N2 का मान पूछ रहा है। अब यहाँ पर हम कैसे सॉल्व कर पाएँगे? तो देखिए, सब कुछ आपको क्रम वाइज़ बता रहे हैं। इसमें यहाँ पर जो दे दिए गए 1000 और यहाँ पर प्राथमिक कह रहा है, तो प्राथमिक का मतलब आप समझ लिए कि N1। तो यहाँ पर N1 जो यहाँ पर दिया गया हमारा कितना दे दिया गया? 1000 दे दिया गया, ठीक है? अब यहाँ पर आगे देखिए, इसमें कह रहा है कि परिणामित्र को प्रदाय 250 वोल्ट, कितना? 250 वोल्ट। तो ये आपका कितना दे दिया गया? V1 का मान 250 वोल्ट। सब कुछ यहाँ पर लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। आगे यहाँ पर कह रहा है कि एसी से जोड़ा गया है, एक द्वितीयक वोल्टता 400 वोल्ट है। द्वितीयक का मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ पर आपसे कह रहा है, यहाँ पर V2 का मान। तो द्वितीय का मतलब V2, तो V2 का मान यहाँ पर कितना दिया गया? 400 वोल्ट दिया गया। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 400 हमको मालूम चल गया। अब यहाँ पर द्वितीयक में यहाँ पर हमको मान इसका पहले निकालना पड़ेगा द्वितीयक का, द्वितीयक वोल्टता का। तो V2 का मान हमको मालूम नहीं है, सॉरी यहाँ पर V2 का मान हमको मालूम है, यहाँ पर दिया गया है, लेकिन हमको N2 का मान निकालना है। V2 का मान हमको मालूम हो गया, यहाँ पर 400 दिया गया और V1 का मान 250 दिया गया है। N1 का मान 1000 दिया गया, लेकिन हमको N2 का मान मालूम नहीं है। तो चलिए N2 का मान निकालते हैं, N2 बराबर क्या आएगा? तो यहाँ पर हम सूत्र वही इस्तेमाल करेंगे, V2 अपान V1 N2 अपान N1। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, यहाँ पर पहले सूत्र लिख लीजिए। तो V2 अपान V1 कई बार आप सूत्र लिखेंगे तो याद हो जाएगा। V2 अपान V1 बराबर N2 अपान N1, ये आपका हो गया, ये आपका सूत्र हो गया। अब इस पे क्या कीजिए, V2 का मान कितना दिया गया? तो V2 का मान 400 दिया गया, तो 400 आप लिख लीजिए, और V1 का मान कितना दिए गए? 250 दिए गए। कलर चेंज कर देना चाहिए। ठीक है? यहाँ पर देखिए मैं कलर चेंज कर दिया। यहाँ पर हम दोबारा कर देते हैं। ये आपका कोई और कलर यहाँ पर ले लिया जाता है, यहाँ पर, और ये आपका हो जाता है, चलिए ये वाला कलर देख लीजिए। ये तो और यहाँ पर नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर रेड ही कर देते हैं, रेड ही रहने दीजिए, चाहे यही कलर रहने दीजिए। चलिए,
यहाँ पर आप कर दीजिए सूत्र के अनुसार, मैं दोबारा सूत्र लिख देता हूँ, V2 अपान V1 बराबर N2 अपान N1, ये हमारा सूत्र हो गया। और यहाँ पर V2 का मान कितना दिया था सूत्र पे, आप यहाँ पर इसी के अनुसार हम सॉल्व करने वाले हैं। तो V2 का मान कितना दिया गया, 400 दिया गया, 400 बट्टे आपका V1 का मान कितना है, 250 है, 250 हो गया। गुणे आप क्या कीजिए, गुणे यहाँ पर क्या करेंगे, या सॉरी यहाँ पर बराबर है तो बराबर कर दीजिए। N2 का मान हमको नहीं मालूम है तो N2 की जगह हम N2 लिख देंगे, बटे यहाँ पर आपका N1 का मान कितना दिया गया था, तो शुरुआत में आप देखिए 1000 प्राथमिक लिखा गया है, तो हम यहाँ पर 1000 लिख देंगे। अब यहाँ पर साथियों ध्यान रखिएगा, अब आपको क्या करना है, N2 को आपको बाहर निकालना है। तो जब आप यहाँ पर N2 को बाहर निकालेंगे, तो जब आप N2 को बाहर निकालेंगे, तो ये आपका यहाँ पर बाहर आएगा, तो ये 1000 जो है आपका ऊपर चला जाएगा। तो 1000 आप यहाँ पर ऊपर ले जाइए, तो ये आपका 1000 हो गया। और जो यहाँ पर जो दिया गया है 400, ये आपका उधर चला जाएगा। तो 1000 गुणे आपका 400 हो जाएगा, और बटे जो यहाँ पर नीचे दिया गया है 250, ये तो आपका रहेगा ही। तो 250 आपका यहाँ हो गया। अब यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर जो कटने लायक है इसको कटा दीजिए। यहाँ पर शून्य से आप यहाँ पर शून्य से कटा दीजिए। उसके बाद नीचे यहाँ पर 25 बचा, और यहाँ पर 1000 दिया गया है। तो आप इसको ऐसे कटा सकते हैं, या 250 आप कर दीजिए, 250 चौक आपका हो जाएगा। और ये आपका 4 हो जाएगा, और 4 चौके 16, ये आपका 1600 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 1600 दिया गया ऑप्शन में कौन-सा दिया गया? ऑप्शन नंबर आपका ए दिया गया है। ये ऑप्शन जो दिया गया ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि परिणामित्र के समांतर प्रचालन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ पर सारे कथन को आपको पढ़ना होगा। जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया है, ए ऑप्शन में देखिए कहा जा रहा है कि परिणामित्र में समान बोलता अनुमत होना चाहिए। बी ऑप्शन देखिए परिणामित्र में समान रूपांतरण अनुमत होना चाहिए। सी ऑप्शन देखिए परिणामित्र को समान आवृत्ति पर चलाना या चलाया जाना चाहिए, और डी ऑप्शन देखिए कि परिणामित्र में समान केवीए अनुपात पर चलाना चाहिए। तो इसमें जो आपका सही हो जाता है साथियों, वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। क्योंकि आप सभी को मालूम होना चाहिए जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी समांतर प्रचालन में शर्तें ये होती है कि ट्रांसफार्मर की जो प्रचालन है वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी के समान होती है। और दूसरी बात यहाँ पर समान ध्रुवता के आपके होना चाहिए, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यही यहाँ पर कह रहा है, और जो वोल्टेज इसमें जो होता है, ये आपका जो होता है रेशियो, इसमें वोल्टेज और रेशियो जो होता है ये समान होना चाहिए, ये भी इसकी होता है। लेकिन यहाँ पर रेशियो कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो हमारा मैच करा है ये आपका ऑप्शन नंबर डी मैच करा है। डी में आपका साफ तौर पे लिखा गया है कि परिणामित्र में अर्थात ट्रांसफार्मर में समान के भी अनुमत होना चाहिए। ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और ऐसे आप डेली क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।